आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जा रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत इजी पूछ रहा है। आज हम लोग पढ़ेंगे हेरिडिटी, जो क्लास 10 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ईयर 2022 में एग्ज़ाम में सिर्फ हेरिडिटी से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, इवोल्यूशन से नहीं आने वाले हैं। तो हेरिडिटी इज़ डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब हेरिडिटी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर जो है उसका ट्रांसमिशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में होता है। अब हम लोग इसमें जानेंगे कि इनहेरिट कैरेक्टर क्या होता है, एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या होता है। ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं उनमें उनके पेरेंट्स से ही सारे कैरेक्टर्स आते हैं, यानी कि ये जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से आते हैं इन्हें हम लोग इनहेरिट कैरेक्टर्स कहते हैं या इनहेरिटेंस या इनहेरिट ट्रेट कहते हैं। ये जो भी ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो अपने पेरेंट का एग्जैक्ट कॉपीज नहीं होते हैं। जैसे हम सभी जो मनुष्य हैं और मनुष्य में जब उनके बच्चे होते हैं तो उनके बच्चे बिल्कुल पिता जैसे या माता जैसे बिल्कुल नहीं दिखते हैं, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है। ऐसा फिल्मों में किया जाता है। अमिताभ बच्चन पिता भी है और पुत्र भी है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो कलर में, हाइट में, उनका जो फेशियल फीचर होता है इसमें वे अपने पेरेंट्स से अलग होते हैं और यही सारे डिफरेंसेस वेरिएशन कहलाते हैं। वेरिएशन क्या है? तो वेरिएशन इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन द ट्रेट्स और कैरेक्टर्स अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज। किसी एक प्रजाति में प्रत्येक जो जीव है उस प्रत्येक जीव में जो लक्षणों में विभिन्नता है उसी को वेरिएशन कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन। Variation are generated due to change in environmental factors and due to reproduction। ये जो जीवों में विभिन्नता पाई जाती है उसके दो कारक हैं, एक पर्यावरण और दूसरा रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। सबसे पहले हम लोग एनवायरमेंटल फैक्टर देख लेते हैं, ये क्या क्या हैं। एक कॉमन बेसिक बॉडी डिज़ाइन जो है वो इनहेरिटेड होता है पेरेंट जनरेशन से, और पेरेंट जनरेशन का मतलब हो गया कि माता पिता का जैसा बॉडी का डिज़ाइन है वैसा ही उसके ऑफ स्प्रिंग के बॉडी का भी डिज़ाइन होगा। अब ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ चेंजेस जो हैं वो आएंगे, कुछ चेंजेस जो आएंगे वो ज़रूरी हैं ताकि जो नया ऑफ स्प्रिंग है वह चेंज्ड इन्वायरमेंट में अपने आप को जीवित रख सके और जीवित रखने के लिए वह एडेप्टेशन कर सके। तो सेकेंड जनरेशन ऑर्गेनिज्म जो होगा वह वेरिएशन दिखाएगा फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा, और सब्सिक्वेंट जनरेशन जो है जनरेशन ऑर्गेनिज्म वह ज़्यादा वेरिएशन दिखाएगा अपने पेरेंट जनरेशन से। मतलब यह हुआ कि अगर वेरिएशन हो रहा है तो वह वेरिएशन फर्दर कई जनरेशन के बाद शो ऑफ होगा, कई जनरेशन के बाद वह दिखता है। एक दो जनरेशन के बाद ही तुरंत दिख जाए ऐसा नहीं होता है, बहुत कम मात्रा में वेरिएशन अगले जनरेशन में दिखता है, फिर उसके अगले जनरेशन में थोड़ा सा और ज़्यादा दिखता है। एक हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक बैक्टीरिया के कॉलोनी में बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो वेरिएशन दिखाते हैं। अब उसमें से कुछ ऐसा बैक्टीरिया है जो हीट रेसिस्टिविटी यह कैपेसिटी अपने में बना लेता है। तो जो हीट रेसिस्टिविटी कैपेसिटी अपने में बना लेता है वह जीवित रहता है और रेस्ट जो है वो मर जाते हैं। अब जो बैक्टीरिया बच गया वह फिर अगला ऑफ स्प्रिंग जो अपना बनाएगा वह उस हीट को ईजिली वे में रेसिस्ट कर लेगा, उस हीट को रेसिस्ट करने का कैपेसिटी अपने में वह ईजिली वे में बना लेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो ज़्यादातर बैक्टीरिया जो हैं वह ख़त्म हो जाएंगे, कुछ बैक्टीरिया बचेगा। तो कुछ वेरिएंट्स जो हैं वो जो बच जाएंगे वही हायर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर में जीने लायक बचेंगे। यह जो वेरिएशन है
Comparatively, more heat resistance will go on accumulating in the bacteria of successive generations, and ultimately highly heat resistant variants will develop which will be able to survive even at very high temperature. तो यह जो वेरिएशन होगा बैक्टीरिया में, उसके बाद जो उसका अगला सक्सेसिव जनरेशन होगा उसमें यह क्षमता आ जाएगी कि वह उससे ज़्यादा अगर हीट हो गया तो उस बढ़े हुए टेम्परेचर वाले इन्वायरमेंट में भी अपने आप को डेवलप कर लेगा और वह सरवाइव कर लेगा। उसका अगला जनरेशन जो होगा वह उससे ज़्यादा हीट वाला इन्वायरमेंट में भी अपने आप को सस्टेन कर लेगा। तो ये हो गया हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में हम लोग ये जाने। अब है रिप्रोडक्शन। Reproduction causes newly created differences in second generation besides those variations that they inherit from the first generation. In asexually reproducing bacteria, individual bacteria generated would be very similar to parent and are known as clones. Reproduction के कारण जो न्यूली क्रिएटेड होता है ऑफस्प्रिंग सेकेंड जनरेशन का, उसमें फर्स्ट जनरेशन से इनहेरिटेड ट्रेट्स आता है लेकिन कुछ वेरिएशन जो है वह होता है सेकेंड जनरेशन में। अब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो है, इसमें जो बैक्टीरिया जनरेट हुआ वह अपने पेरेंट के बिल्कुल सिमिलर होगा और उसको क्लोन कहा जाएगा। There would be very minor difference between them due to small inaccuracies in DNA copying or due to some environmental factors like light, scarcity of food, abundance of food, temperature, etc. तो कहता है जो फर्स्ट जनरेशन होगा यानी कि फर्स्ट ऑफस्प्रिंग जो होगा बैक्टीरिया का, उसमें बहुत कम मात्रा में वेरिएशन देखने को मिलेगा क्योंकि जो डीएनए कॉपी हुआ वो उसमें एक्यूरेट इनहेरिटेंस हो गया, यानी कि इनहेरिटेंस का एक्यूरेसी 100% हो गया, जिस कारण से बहुत कम उसमें चेंजेस देखने को मिलेगा। वो इन्वायरमेंटल चेंजेस के कारण होगा, जैसे लाइट या भोजन की कमी या बहुत ज़्यादा भोजन मिल गया या टेम्परेचर हो गया, तो इसके कारण बहुत कम वेरिएशन देखने को मिलेगा नेक्स्ट जनरेशन में। या फिर म्यूटेशन जो होता है, ये जब जीन में सडनली कोई चेंजेज आ जाता है तो ये म्यूटेशन कहलाता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो उसमें वेरिएशन बहुत अधिक मात्रा में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो डीएनए सेगमेंट है, जब गैमेट फॉर्मेशन होते रहता है उस समय डीएनए सेगमेंट जो होता है वह एक्सचेंज होता है तो वो क्रॉस ओवर कर जाता है। क्रॉस ओवर जब करता है गैमेट फॉर्मेशन के समय में तो इसके कारण वेरिएशन देखा जाता है। और यूनियन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, यहाँ ट्रेट्स होगा, दो अलग अलग यानी कि फादर और मदर के जो ट्रेट्स हैं वो दोनों यूनाइट होते हैं, वो दोनों मिलते हैं फर्टिलाइजेशन के समय में, इसलिए भी वेरिएशन होता है। Variations get accumulated or discarded as a combined effect of environmental factors and reproduction process. तो वेरिएशन जो है वह होता है या फिर नहीं होता है, या फिर नहीं होता है, यह दोनों फैक्टर्स इन्वायरमेंटल फैक्टर और रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो फैक्टर है इसके इफेक्ट के कारण होता है। यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर और रिप्रोडक्शन इन दोनों का मिला जुला असर पड़ता है वेरिएशन होने या ना होने में। दिस सेलेक्शन और रिजेक्शन ऑफ वेरिएशन फॉर्म्स द बेसिस फॉर इवोल्यूशन, और यही जो सिलेक्शन या रिजेक्शन है वेरिएशन का, इसी आधार पर इवोल्यूशन होता है। अब हम लोग जरा सा म्यूटेशन देख लेंगे। म्यूटेशन क्या है? म्यूटेशन इज अ सडन रैंडम चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ सेल दैट कैन कॉज अल्टरेशन इन अपीयरेंस और बिहेवियर फ्रॉम द नॉर्मल टाइप। म्यूटेशन जो है ये अचानक से एक रैंडम चेंज है जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए में, सेल के डीएनए में, जिसके कारण कि जो अगला ऑफस्प्रिंग होता है उसके अपीयरेंस में या फिर बिहेवियर में विभिन्नता देखा जाता है नॉर्मल टाइप के अलावे। दिस चेंज कैन बी हेरिटेबल एंड पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ऑर्गेनिज्म अफेक्टेड बाय अ म्यूटेशन इज डिस्क्राइब्ड एज अ म्यूटेंट। तो यह जो चेंज होता है यह हेरिटेबल होता है, वह
ट्रांसफ़र हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन ऑर्गेनिज्म में, और यह जो है म्यूटेशन द्वारा प्रभावित होता है, और जो प्रभावित होता है उसे म्यूटेंट कहा जाता है। यानी जो जीव प्रभावित हुआ वह म्यूटेंट कहलाया। कुछ म्यूटेशनल इफ़ेक्ट जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स को, और इसीलिए वो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं उन टिश्यूज़ में जो टिश्यूज़ सिंगल ऑर्गेनिज्म वाले होते हैं। बट जर्मलाइन म्यूटेशंस विच अकर्स इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स और देयर precursors get transmitted to the organism descendants and cause abnormal development। लेकिन जो जर्मलाइन म्यूटेशन है, यानी कि जो जर्मिनल सेल में जो म्यूटेशन होता है, जो खास करके रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, तो जो ट्रेट्स हैं वो ट्रांसमिटेड हो जाते हैं अगले डिसेंडेंट ऑर्गेनिज्म में, और इसी के कारण कभी कभी एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो जाता है। म्यूटेशंस अकर्स नेचुरली एट ए लो रेट, बट दिस मे बी इंक्रीज्ड बाय रेडिएशन एंड बाय सम केमिकल्स कॉल्ड म्यूटाजेंस। म्यूटेशंस जो है वो प्राकृतिक रूप से बहुत ही कम रेट में होता है, लेकिन ये म्यूटेशन जो है काफ़ी बढ़ सकता है अगर रेडिएशन ज़्यादा हो, या फिर कुछ केमिकल्स होते हैं जो म्यूटेशन को और ज़्यादा रैपिड कर देते हैं, उन केमिकल्स को म्यूटाजेंस कहा जाता है। म्यूटेशन इज़ देयरफॉर इसेंशियल फॉर इवोल्यूशन एज इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। तो म्यूटेशन जो है ये बहुत ही आवश्यक है इवोल्यूशन के लिए, क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन के लिए ये अल्टीमेट सोर्स हुआ। अब है हेरेडिटी एंड जेनेटिक्स। हेरेडिटी ये एक प्रोसेस है ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। यानी हेरेडिटी जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें माता पिता का गुण बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। और जेनेटिक्स क्या है? तो जेनेटिक्स ये एक साइंस का ऐसा ब्रांच है जिसमें हेरेडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ाई होती है। अब हम लोग जानेंगे वाटसन फर्स्ट क्वाइंड द टर्म जेनेटिक्स इन 1905। डब्ल्यू वाटसन जो हैं इन्होंने 1905 में सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में बताया था, और यह एक ग्रीक वर्ड जीनेसिस से लिया गया है, जेनेटिक वर्ड, जिसका मतलब होता है टू ग्रो इनटू और टू बिकम, यानी कि बढ़ना या ऐसा होना। कैरेक्टर्स दैट आर सीन इन एन इंडिविजुअल आर कॉल्ड ट्रेट्स एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेट्स। कैरेक्टर्स यानी कि लक्षण जो किसी भी जीव में दिखता है उसे ट्रेट्स कहा जाता है, और दो तरह के ट्रेट्स होते हैं। फर्स्ट है इनहेरिटेड ट्रेट्स। वैसे ट्रेट्स जो मदर फादर दोनों से उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है उसे इनहेरिटेड ट्रेट्स कहा जाता है, यानी इसे वंशगत गुण कहते हैं। हम चाह करके भी वंशगत गुण को अगले ऑफस्प्रिंग में जाने से नहीं रोक सकते हैं नॉर्मली। These traits are determined by germplasm और स्पेसिफिकली बाय जीन्स ऑफ एन इंडिविजुअल। और यह जो लक्षण होते हैं इन्हें हम लोग डिटरमाइंड करते हैं जर्म प्लाज्म से, यानी कि जर्मिनल सेल से। They may also generate spontaneously due to environmental factors and then get transferred to future generation। अब ये जो हैं ये जनरेट या तो तुरंत जनरेट हो सकते हैं स्पॉन्टेनियसली, क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर प्रभावित कर रहा है इसलिए, और फिर उसके बाद यह ट्रांसफ़र हो जाएगा फ्यूचर जनरेशन में। इसको हम ऐसे समझते हैं, जिससे मैंने अभी इससे पहले बैक्टीरिया के बारे में बताया था। बैक्टीरिया जो है वह पूल में रह रहा था, और अचानक से क्या हुआ कि वाटर का टेम्परेचर बढ़ गया। तो जब वाटर का टेम्परेचर बढ़ गया तो बहुत सारे बैक्टीरिया मर गए। उसमें से कुछ बैक्टीरिया जिसने अपने आप में यह क्वालिटी डेवलप कर लिया कि वह हीट को रेसिस्ट करके जीवित रह जाएगा, तो वह बच गया। तो ये जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण एक क्वालिटी अपने में उसने डेवलप किया, जो क्वालिटी अगले ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो गया। तो फ्यूचर जनरेशन में इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण जो ट्रेट्स बनते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो वह अब इनहेरिटेड गुण हो गया। एक्वायर्ड जो ट्रेट्स है वह इनहेरिटेड होता है जब ऐसी ही परिस्थिति बहुत अधिक समय तक बनी हुई रह जाए। अब है एक्वायर्ड ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट का मतलब होता है कि बदलते हुए
जो भी इन्वायरमेंट्स हैं या क्लाइमेटिक कंडीशन हैं उसमें जीवित रहने के लिए जो खास हम लोग कुछ लक्षण अपने आप में डेवलप कर लेते हैं, जो कुछ प्रबंध हम लोग करते हैं, उसके वो जो चेंजेज हुआ वह हुआ एक्वायर्ड ट्रेट्स। दीज ट्रेट्स आर सिंपली एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल। और यह जो लक्षण है यह पूरे जीवन भर में कभी भी कोई भी जीव उत्पन्न कर सकता है या अपना सकता है। और ये जो गुण होते हैं यह फ्यूचर जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसे जो गुण हैं वह जीव के जीन्स को अफेक्टेड नहीं करते हैं। तो ये जो ट्रेट्स हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जेनेटिक्स की पढ़ाई में। अब हम लोग जानेंगे आगे ग्रेगोर जॉन मेंडल के बारे में। मेंडल, इनके बारे में कहा जाता है कि ये पढ़े लिखे थे, लेकिन उतने भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। इनका एग्जामिनेशन जो है उतना अच्छा नहीं जाता था। मेंडल जो हैं वो मोनेस्ट्री में पढ़े और उसके बाद साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वियना गए। वहाँ पे वह टीचर बनने के लिए टीचिंग का एग्ज़ाम दिए। टीचिंग सर्टिफिकेट उनको नहीं मिल पाया क्योंकि वह फेल कर गए थे, लेकिन इससे भी वो हार नहीं माने और साइंस के प्रति इनकी रुचि ख़त्म नहीं हुई। तो ये फिर से मोनेस्ट्री चले गए और वहाँ पे इन्होंने मटर उगाना शुरू कर दिया। बहुत से और भी साइंटिस्ट थे जो मटर में जो गुण होते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, इसका अध्ययन कर रहे थे, लेकिन उनसे ज़्यादा इन्होंने अध्ययन किया और यह आगे निकल कर के आए। अपने नॉलेज को साइंस और मैथमेटिक्स में इन्होंने काफ़ी बढ़ाया और सबसे पहले इन्होंने पी ट्रेट्स के बारे में बताया। दिस हेल्प्ड हिम टू अराइव एट द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। और जब ये मटर की खेती कर रहे थे तो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को इन्होंने सबसे पहले बताया। इन्होंने अपने खोज को 1866 में पब्लिश करवाया इन द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रन। ये एक मैगजीन था, उसमें। His findings remained unknown until these were rediscovered by three biologists, namely Hugo de Vries of Netherlands, Karl Correns of Germany, and Erich von Bismarck of Austria, independently in 1900। अब देखिए, इनका जो खोज है वह 3 साल तक बिल्कुल ऐसे ही पड़ा रहा, कोई नहीं जानता था, जब तक कि 3 और साइंटिस्ट, जिनका नाम मैंने भी बताया, इन्होंने जब खोजा और तब जा कर के इनका खोज भी जग जाहिर हुआ। द फॉरगॉटन वर्क ऑफ मेंडल वाज रीपब्लिश्ड इन 1901। और 1901 में इनका भुलाया हुआ जो वर्क था वह फिर से रीपब्लिश हुआ। मेंडल्स फाइंडिंग्स फॉर्म द बेसिस ऑफ द साइंस ऑफ जेनेटिक्स एंड ही इज क्रेडिटेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो मेंडल का जो काम है जेनेटिक्स ऑफ साइंस में, इसके कारण इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अब देखिए इन्होंने क्या इम्पोर्टेंट टर्म खोजा। क्रोमोसोम्स आर लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल which contains hereditary information of the cell in the form of genes। क्रोमोसोम जो होता है यह लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो सेल के न्यूक्लियस में होता है और जिसमें हेरेडिटरी इन्फॉर्मेशन जीन्स के रूप में रहता है। डीएनए ये क्रोमोसोम में पाया जाने वाला एक केमिकल है जो ट्रेट्स को कोड के रूप में कैरी करता है। जीन जो है ये क्रोमोसोम का ही एक पार्ट है जो स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन को कंट्रोल करता है। और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मतलब होता है विपरीत लक्षण। अ पेयर ऑफ विजिबल कैरेक्टर्स सच एज tall and dwarf, white and violet flowers, round and wrinkled seeds, green and yellow seeds। तो ऐसा लक्षण जो दिखे लेकिन वह एक दूसरे के ठीक विपरीत हो, जैसे लंबापन, बौनापन, उजला वायोलेट फ्लावर, गोल और पिचका हुआ सीड्स, हरा और पीला सीड्स, ये सब जो है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हुआ। अब है डोमिनेंट ट्रेट। The characters which express itself in a filial one generation is dominant trait।
कहता है ऐसा लक्षण जो फिलियल वन जनरेशन में दिख रहा हो वह डोमिनेंट ट्रेट होता है। जैसे पी प्लांट में जो लंबापन है वह डोमिनेंट कैरेक्टर हुआ। अब जानेंगे हम लोग रिसेसिव ट्रेट्स। द कैरेक्टर विच डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ बट इज प्रेजेंट इन जनरेशन इज रिसेसिव ट्रेट। कहता है ऐसा कैरेक्टर या ऐसा लक्षण जो जीन में होता तो है लेकिन वह प्रभावी रूप से बाहर से दिखता नहीं है, वैसा ट्रेट रिसेसिव ट्रेट कहलाता है। जैसे ड्वार्फिज्म पी प्लांट में। अब होमोजाइगस, a condition in which both the gene of same type are present. For example, an organism has both the genes for tallness, it is expressed as capital TT, and genes for dwarfness are written as small tt. कहता है ऐसा कंडीशन जब एक सेल में दोनों ही टाइप का जीन प्रेजेंट हो उसे कहते हैं हम लोग होमोजाइगस। जैसे अगर एक ऑर्गेनिज्म है उसके जीन में टॉलनेस का कैरेक्टर है तो उसे डबल कैपिटल टी से हम लोग डिनोट करते हैं, और ड्वार्फनेस अगर है तो उसे स्मॉल डबल टी से डिनोट करते हैं। अब है हेटेरोजाइगस, ऐसा कंडीशन जिसमें दोनों जीन जो हैं वह अलग अलग टाइप के हों तब। जैसे एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी भी है, मतलब उसमें जो जीन है वो टॉलनेस का है पहला और दूसरा जो है वो ड्वार्फनेस का है, उसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस हो तो वो हेटेरोजाइगस हुआ। सिर्फ जैसे टॉल कैरेक्टर ही एक्सप्रेस हुआ, यह हेटेरोजाइगस हुआ। अब है जीनोटाइप। कहता है इट इज जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल, अ प्योर टॉल प्लांट इज एक्सप्रेस्ड एज डबल टी एंड हाइब्रिड टॉल एज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। यानी कि अगर हम जीन का जो स्ट्रक्चर है उसे डिनोट करते हैं जिस तरीके से, उसे जीनोटाइप कहते हैं, और अगर वह कैरेक्टर शो अप होता है, दिखता है, तो उसे हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। जैसे डबल टी लिखना कैपिटल में या एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी लिखना, यह जो है यह जीनोटाइप कहलाएगा। और फिनोटाइप जो है एपियरेंस हो जाएगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का, एक्सटर्नल एपियरेंस जो हमें दिखता है, तो उसे कहेंगे हम लोग फिनोटाइप। अब आ जाइए, होमोलोगस पेयर ऑफ कैरेक्टर्स आर दोज इन विच वन मेंबर इज कंट्रीब्यूटेड बाय द फादर एंड द अदर मेंबर बाय द मदर एंड बोथ हैव जीन्स फॉर द सेम कैरेक्टर्स एट द सेम पोजीशन। अब होमोलोगस पेयर ऑफ कैरेक्टर जो है ये ऐसा कैरेक्टर होता है जिसमें एक मेंबर जो है वह एक मेंबर या एक कैरेक्टर फादर द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है, एक कैरेक्टर मदर द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है, और दोनों ही जीन्स जो हैं दोनों में जीन्स होता है सेम कैरेक्टर के लिए सेम पोजीशन पे। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम लोग जानेंगे। इन्होंने ही दिया था मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो क्रॉस सबसे पहले हम लोग जान लें, जब दो अलग अलग गुण वाले प्लांट का ट्रेड्स का क्रॉस कराया जाता है तो इसे हम लोग क्रॉस कहते हैं। यानी कि दोनों के गुण को मिला देना, मिला करके एक तीसरा ही गुण उत्पन्न कर लेना, इसे क्रॉस कहा जाता है। तो द क्रॉस इन विच मेंडल शोड इनहेरिटेंस ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कहता है मेंडल ने अपने जिस अध्ययन में इस क्रॉस के बारे में बताया जिसमें डोमिनेंट या रिसेसिव कैरेक्टर जो है वही इनहेरिट होता है, यानी दोनों में से कोई एक गुण जो है वो इनहेरिट हुआ, वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सीधा सा मतलब है कि जब किसी भी दो अलग अलग प्लांट के एक एक गुण को क्रॉस कराया जाए, एक एक ट्रेट्स को, एक एक कैरेक्टर्स को क्रॉस कराया जाए, तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। देखिए अब है क्या कि इनहेरिटेंस जो होता है सिंगल पेयर का, वो उसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेकर के क्रॉस कराया जाता है। जैसे आप देखो डबल टी जो लिखा हुआ वो प्योर टॉल प्लांट हुआ, और नीचे जो है वह प्योर ड्वार्फ प्लांट के लिए दोनों स्मॉल टी लिखा है। अब क्रॉस पॉलिनेशन जब करवाया गया तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी लिखा हुआ है, यह फिलियल वन जनरेशन हुआ। इसमें पेरेंट कौन हुए, तो जो ऊपर लिखा हुआ है डबल टी कैपिटल और डबल टी स्मॉल में, वो हुए पेरेंट्स, जिसमें से एक टी कैपिटल और एक टी स्मॉल वाला जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, वह हो गया गैमीट्स।
और फिलियल 1 जनरेशन में सभी प्लांट जो हैं वह टॉल हो गए, तो ये हुआ एक्सटर्नल अपीयरेंस, ये हो गया फिनोटाइप। अब जब फिलियल 1 जनरेशन फिर से सेल्फ पॉलिनेशन करता है तो हमें किस तरह का प्लांट प्राप्त होगा वह देखें आप। ये बना हुआ है डबल टी कैपिटल में, फिर एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, फिर नीचे वाले में थर्ड वाले में कैपिटल टी स्मॉल टी और फोर्थ वाले में दोनों स्मॉल टी। तो इन्होंने क्या किया कि प्योर टॉल जिसका जीनोटाइप डबल कैपिटल टी लिखा हुआ है और एक प्योर ड्वार्फ जिसका दोनों स्मॉल टी लिखा हुआ है जीनोटाइप का, ऐसा प्लांट इन्होंने लिया पी प्लांट और क्रॉस पॉलिनेशन करवा दिया। और फर्स्ट जनरेशन यानी कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन जब उनको प्राप्त हुआ तो उन्होंने देखा कि सिर्फ टॉल प्लांट ही प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट्स वाज सीन, नॉट द मिक्सचर ऑफ द टू, यानी सिर्फ एक ही पेरेंटल गुण देखा गया, दोनों का मिक्सचर नहीं। प्लांट जो है फिलियल 1 जनरेशन का या फिर प्रोजेनी का वो फिर सेल्फ पॉलिनेशन किया और फिलियल 2 जनरेशन में गया। अब सभी प्लांट जो हैं वह टॉल नहीं थे, तो मेंडेल ने यह देखा कि 75% प्लांट जो हैं वह टॉल, यानी कि अगर 4 प्लांट हमें प्राप्त हुए जिसमें से 3 प्लांट जो हैं वो टॉल होंगे और 1 प्लांट जो है वह ड्वार्फ होगा, यानी कि 75% टॉल प्लांट आया और 25% ड्वार्फ प्लांट आया। तो फिनोटाइप रेशियो हो गया 3:1 क्योंकि यह एक्सटर्नल हो गया। और यह इंडिकेट करता है कि जो फिलियल 1 जनरेशन है उसमें फिलियल 2 जनरेशन में दोनों टॉल और ड्वार्फ ट्रेट्स जो है वो इनहेरिटेड हुए, लेकिन फिलियल 1 में सिर्फ टॉलनेस एक्सप्रेस्ड हुआ। टॉलनेस जो है वह डोमिनेंट ट्रेट हो गया और ड्वार्फनेस जो है वो रिसेसिव ट्रेट्स हो गया। फिलियल 2 जनरेशन में जीनोटाइप का रेशियो हो गया 1:2:1, जो कि हम देख रहे हैं, एक जो है सबसे टॉल हो गया। 3 टाइप्स ऑफ प्लांट जो हैं वह यहाँ पर देखे जाएंगे, कैपिटल डबल टी वाला, स्मॉल टी और कैपिटल टी वाला, कैपिटल टी और स्मॉल टी वाला, दोनों स्मॉल टी वाला, सॉरी एक देखा जाएगा 3 टाइप का प्लांट प्राप्त होगा, जिसमें एक प्लांट जो है उसका जो जीनोटाइप होगा वह डबल कैपिटल टी, दूसरा जो होगा वह एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, यानी कि वह भी टॉल ही होगा, और तीसरा जो होगा वह सिर्फ और सिर्फ ड्वार्फ प्लांट होगा जिसे जीनोटाइप के रूप में स्मॉल डबल टी से डिनोट करेंगे। तो कंक्लूजन ये आया कि फिनोटाइपिक रेशियो हुआ टॉल:2 का 3:1 और जीनोटाइप रेशियो हुआ प्योर टॉल और हाइब्रिड टॉल और प्योर ड्वार्फ का 1:2:1। अब हम लोग जानेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। When parents having pure contrasting characters are crossed, then only one character expressed itself in the filial 1 generation. This character is the dominant character, and the character or factor which cannot express itself is called the recessive character. तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है, कहता है कि जब पेरेंट जिसमें कि प्योर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वाला 2 प्लांट लिया गया, उनको जब क्रॉस कराया गया उनके एक एक कैरेक्टर का, तो वह फिलियल 1 जनरेशन में एक्सप्रेस किया गया। इसमें से वह कैरेक्टर जो फिनोटाइप में आया वह डोमिनेंट हुआ और जो नहीं आया वह रिसेसिव हो गया, यानी कि टॉल वाला जो है वह डोमिनेंट हो गया और ड्वार्फनेस वाला जो है वह रिसेसिव हो गया। अब जानेंगे हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस। मेंडेल ऑल्सो कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट्स टू ऑब्जर्व इनहेरिटेंस ऑफ 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स विच इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडेल ने एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट का ही, इसमें अब की बार उन्होंने 2-2 कैरेक्टर लिया, 2 अलग अलग प्लांट का 2 अलग अलग कैरेक्टर, पी प्लांट का ही 2 अलग अलग पी प्लांट का 2 अलग अलग कैरेक्टर जो है उन्होंने लिया और उसका क्रॉस करवाया, इसे कहा गया डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो उन्होंने क्रॉस करवाया पी प्लांट का जिसमें राउंड ग्रीन सीड्स होता है, उसका इन्होंने क्रॉस करवाया वैसे पी प्लांट से जिसमें जो सीड्स है वह रिंकलेड और येलो होता है, यानी कि पिचका हुआ और पीला वाला। तो फिलियल 1 जनरेशन में उन्होंने देखा कि सभी राउंड और येलो सीड्स जो हैं वही प्राप्त हुए। तो इसका मतलब राउंड और येलो ट्रेट्स जो सीड्स का है वह डोमिनेंट फीचर्स में रहा, जबकि रिंकलेड और ग्रीन जो है वह रिसेसिव रह गया।
उन्होंने फिर आगे क्या करवाया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया फिलियल 1 जनरेशन के बाद का, तो फिलियल 2 जनरेशन उनको प्राप्त हुआ। यहाँ उन्होंने 4 अलग अलग टाइप का सीड्स प्राप्त किया, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकलेड येलो और रिंकलेड ग्रीन, जो कि रेशियो में आया 9:3:3:1 के रेशियो में। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि ट्रेट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो जाते हैं, हमारे मन से या किसी और के मन से वह नहीं होता है, वह इंडिपेंडेंटली इनहेरिट हो जाता है। तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला, राउंड और येलो सीड्स आया 9, राउंड और ग्रीन सीड्स आया 3, रिंकलेड और येलो सीड्स आया 3, रिंकलेड और ग्रीन सीड्स आया 1। अब है कि ये ट्रेट्स जो हैं वो एक्सप्रेस कैसे होते हैं, अब हम लोग यह जानेंगे। तो सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल। सेल में प्रोटीन बनाने के लिए इंफॉर्मेशन के सोर्स के रूप में डीएनए काम करता है। डीएनए का कुछ पार्ट जो है वह एक पार्टिकुलर प्रोटीन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसे हम लोग जीन फॉर दैट प्रोटीन कहते हैं। जैसे हाइट ऑफ अ प्लांट डिपेंड्स अपॉन द ग्रोथ हार्मोन विच इज इन टर्न कंट्रोल्ड बाय द जीन। कहता है कि प्लांट का जो हाइट होता है वह डिपेंड करता है ग्रोथ हार्मोन पे, और इस ग्रोथ हार्मोन को जीन कंट्रोल करता है। इफ़ द जीन इज इफिशियंट एंड मोर ग्रोथ हार्मोन इज सेक्रेटेड द प्लांट विल ग्रो टॉल। तो मतलब अगर जीन जो है वो प्रबल है, प्रभावशाली है और ज़्यादा मात्रा में ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट हो रहा है तो प्लांट टॉल हो जाएगा। इफ़ द जीन फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोटीन गेट्स अल्टर्ड एंड लेस ऑफ इट इज सेक्रेटेड व्हेन द प्लांट विल रिमेन शॉर्ट। कहता है अगर किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए जीन जो है वह हार्मोनल सेक्रेशन को कम कर दे और अल्टर कर दे प्रोटीन को, तो फिर वह उतना बढ़ नहीं पाएगा और प्लांट जो है वह शॉर्ट ही रह जाएगा। बोथ द पेरेंट्स कंट्रीब्यूट इक्वली टू द डीएनए ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब दोनों जो पेरेंट होते हैं यानी कि माता पिता जो होते हैं वह इक्वली डीएनए कंट्रीब्यूट करते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय में। यानी कि जब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो नेक्स्ट जनरेशन उत्पन्न होगा उसमें मदर और फादर जो हैं वो इक्वली 11 पेयर डीएनए कंट्रीब्यूट कर देते हैं, और 1 पेयर जो है वह यह डिसाइड करता है कि अगला ऑफस्प्रिंग जो है वह मेल होगा या फीमेल होगा। They actually contribute a copy of the same gene. For example, when tall plant is crossed with short plant, the gamete will have single gene either for tallness or for shortness. कहता क्या है कि they actually contribute a copy of the same gene, यानी कि जो पेरेंट होते हैं वह अपने जीन का एक कॉपी कंट्रीब्यूट करते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा जीन कॉपी कर देते हैं और वह फिर उनमें नहीं रहता है, ऐसा नहीं है। जब टॉल प्लांट क्रॉस करवाया जाता है शॉर्ट प्लांट से तो जो गैमिट्स होता है, गैमिट्स विल हैव सिंगल जीन। तो गैमिट्स जो है उसमें सिंगल जीन होता है, या तो टॉलनेस का या तो शॉर्टनेस का। तो जो जनरेशन होगा उसमें भी एक जीन आएगा जिसमें कि टॉलनेस का होगा और दूसरा जो है वह शॉर्टनेस का गुण वाला होगा। अब जैसे देखो मेंडल ने जो लिया था RRYY, जो तो कैपिटल R है और 2 स्मॉल y है, वह राउंड और ग्रीन को शो कर रहा है, और जो 2 स्मॉल r है और 2 कैपिटल y है वो रिंकलेड और येलो को शो कर रहा है। ये हो गए पेरेंटल क्रॉस। पेरेंटल क्रॉस इसमें से एक R और एक कैपिटल R और एक स्मॉल y आ गया राउंड और ग्रीन वाले से, एक स्मॉल r और एक कैपिटल Y आ गया रिंकलेड और येलो वाले से, ये गैमिट कहलाया। और जब इसका क्रॉस पॉलिनेशन करवाया गया तो फिलियर 1 जनरेशन में सभी राउंड येलो सीड्स वाले ही पौधे प्राप्त हुए, यानी कि जो कैपिटल R और उसके बाद स्मॉल r लिखा हुआ है यह दोनों जो है राउंड और रिंकलेट का गुण लाया, और उसके बाद जो कैपिटल Y है और स्मॉल y है यह लाया येलो का गुण, इसमें Y स्टैंड्स फॉर येलो। अब सेल्फ पॉलिनेशन जब इसका हुआ तो हमें इस तरह से देखिए कुल 16 क्रॉस जीनोटाइप प्राप्त होते हैं, जिसमें से देखिए जो सबसे फर्स्ट वाला है दोनों कैपिटल R दोनों कैपिटल Y यह प्योर ब्रीड होगा, और जो सबसे लास्ट में है दोनों स्मॉल R और दोनों स्मॉल y यह भी प्योर ब्रीड होगा।